तो हेलो एंड वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। एंड मैं एक बार फिर से हूँ यहाँ पे एक इंटरव्यू के साथ, जिसमें हमारे एक विद्यार्थी, एक छात्र और अब एक एसडीएम हो चुके हैं यूपी कैडर में। तो उनके साथ हमारी बातचीत है, और जनरली मैं ये बातचीत तभी करता हूँ जब हमारा कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है और वो आगे से हमें कहता है कि सर मेरा ये रैंक आया, और ये खुशी मैं आप लोगों के साथ बांटने आता हूँ हमेशा। तो इनको जानेंगे, इनके स्ट्रगल्स को, इनके तरीके को, हाउ डिड ही अचीव दिस थिंग। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा इनका जर्नी, जिससे आप लोग भी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जहां भी आप इंडिया में इस वीडियो को देख रहे हैं या बाहर भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मनोज, एंड आई वेलकम यू अगेन। और मैं चाहता हूं कि आप सरल शब्दों में, आसान से शब्दों में अपनी जर्नी को थोड़ा हमें बताइए कि आपकी बचपन से लेके ये जर्नी कैसी रही है। और फिर मैं बीच बीच में आपको प्रॉम्प्ट करूंगा, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके भी आप जवाब दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर आपकी वार्म विशेस के लिए। और मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको और आपके व्यूवर्स को। मेरा नाम मनोज कुमार भारती है। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बहराइच से आता हूँ। ये लखनऊ के थोड़ा सा आगे पड़ता है। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो एलिमेंट्री एजुकेशन हुई है, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो बहराइच से हुई है और एक हिंदी माध्यम के विद्यालय से हुई है। मैंने लगभग नर्सरी से लेकर 12th तक पूरा एक शुद्ध हिंदी माध्यम कह सकते हैं आप, उसमें मेरी पढ़ाई हुई है। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से। और उसके बाद 2019 से लेकर 2022 तक लगभग 3 या 3.5 साल तक मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहकर। और उसके बाद मैंने पीसीएस क्लियर किया और आज मैं आपके सामने हूँ। सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हमें आपकी एक आइडिया लग गया कि आप कहाँ से आते हैं और कैसे आपका ये रहा जर्नी। अब मैं चाहता हूँ कि हम सीधे सीधे आ जाएं, जो ये एग्जामिनेशन है, यूपी एससी एग्जाम है या यूपी पीसीएस एग्जाम है, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है। काफ़ी सारे इसके बारे में मिथ्स चल रहे होते हैं मार्केट में, काफ़ी थियरी चल रही होती है कि ऐसे करने से होता है, इतने घंटे पढ़ने पड़ते हैं, ये नहीं होता ऐसे करने से। तो मैं चाहता हूँ आप अपने प्रोसेस को थोड़ा हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए कि आपने तैयारी कैसे की, कहाँ से सोर्सेज लिया, कौन से मटेरियल को पढ़ा, क्या प्रोसेस रहा। तो कुछ इन चीजों पे जरूर फोकस करके बताइए। सही, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी देखें या स्टेट लेवल पे पीसीएस देखें, ये लगभग लगभग पैटर्न इनका सेम ही है। ये एक साल में लगभग एग्जाम करवाते हैं और इनका टेन्योर काफी लंबा चलता है। तो अगर इस एग्जाम को सही समझा जाए तो ये एक मैराथन जर्नी होती है। ये आपका 6 महीना या एक साल की जर्नी नहीं, आपकी सालों की जर्नी होती है। जी। तो जिसने इस बात को समझ लिया और जल्दीबाजी नहीं की और अपना पेशेंस एंड परसिवरेंस को मेंटेन रखा, उसके लिए काफी आसान हो जाता है। तो क्योंकि ये एग्जाम आपसे एक पेशेंस लेवल डिमांड करता है कि आप कितना अपने आप को संभाल के रख सकते हो एक लंबे समय तक। तो मुझे भी लगता है कि जो इंसान ऐसा कर सकता है वो जरूर यूपीएससी और पीसीएस निकाल सकता है। और आपने बताया कि कुछ मिथक होते हैं एग्जाम के बारे में, कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए या किस मीडियम से पढ़ना चाहिए। तो जी। मैं बताना चाहूंगा घंटे मैटर्स नहीं करते हैं। ज्यादातर सब लोग तो टॉपर्स यही बोलते हैं कि घंटे मैटर्स नहीं करते हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ द टाइम मैटर करता है, कि आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं वो आपकी क्वालिटी कैसे है। तो मुझे लगता है कि आइडियली लगभग 8 से 10 घंटे परफेक्ट होते हैं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हमें 16 घंटा या 14 घंटा या उससे ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा तभी हमारा एग्जाम निकलेगा, या जी। एक्स वाई जी ऐसा कह रहे हैं तो वो इतने घंटे पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सच्चाई होती है। आप एक लॉन्ग टर्म में लगातार 16 घंटा नहीं पढ़ सकते हो। आप बिल्कुल। 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ सकते हो, पर आप सालों साल लगातार 16 घंटे नहीं पढ़ सकते। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो लगभग 8 से 10 घंटे सफिशिएंट होते हैं किसी एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि आपको एक लंबी जर्नी चलनी है। और तो अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप लगातार ऐसे बिना सोए नहीं रह सकते हो। तो जी। आपको प्रॉपर स्लीप की जरूरत है, आपको मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने की जरूरत है, और साथ साथ में पढ़ाई को भी लेकर चलने की जरूरत है। तो जो इस चीजों को एक साथ लेके चल जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल। और आपका जो मटेरियल सोर्सेज है, आजकल क्या हो रहा है, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है। आप देख रहे हैं कि कितनी किताबें हैं, कितने स्टडी मटेरियल हैं दुनिया भर के। यूट्यूब चैनल्स भी बहुत सारे हैं, एजुकेशनल चैनल्स हैं, और बहुत सारे मीडिया हो गई है। तो अब काफ़ी सारे बच्चे मेरे भी यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते हैं कि सोर्सेज कहाँ से रखें। तो लास्ट टाइम जब मैंने एक इंटरव्यू शेयर किया था, जो हमारी छत्तीसगढ़ की श्रद्धा शुक्ला हैं,
जो ऑल ओवर इंडिया रैंक 45 यूपीएससी में लेके आई थी, उन्होंने भी कहा था कि सोर्स को लिमिट रखना और कुछ सोर्सेज को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपने कैसे किया, कौन कौन से सोर्सेज को पढ़ा, किस तरीके से अपने नोट्स क्रिएट किए, थोड़ा प्रोसेस के बारे में भी बताइए। तो जैसे आपने बताया कि सोर्सेज लिमिटेड होना जो वो जरूरी है, ये बात बिल्कुल सच है। जितने आप सोर्सेज कम रखोगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सिलेक्शन होने की। हम्म, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट टाइप के सोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, कुछ मतलब डिफरेंट टाइप के सोर्सेज अवेलेबल हैं, और डिफरेंट कोचिंग्स के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अवेलेबल हैं। तो बच्चे उसमें खो जाते हैं कि इनका पढ़ लूँ, मैं उनका पढ़ लूँ, या कोई रंग बिरंगे नोट दिख गए तो उसकी तरफ भाग गए, कोई अच्छी बुक दिख गई तो उसकी तरफ भाग गए, और जी अपना सोर्स चेंज कर रहते हैं हर 2 महीने 3 महीने पे। तो सर ऐसा नहीं करना होता है। वो तो आप मुझसे बेटर जानते हैं कि आपको एक सोर्स पे स्टिक रहना होता है। जो भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होती है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है या विपिन चंद्रा है, जी कल्चर के लिए आपका नितिन सिंघानिया है, एनवायरमेंट के लिए आपका शंकर आईएएस की बुक आती है। जी ऐसे जो स्टैंडर्ड सोर्स है सबको पता है, आपको इन्हीं स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो करना होता है। और आपको अपनी स्टार्टिंग होती एनसीईआरटी से करनी होती है, क्योंकि इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। जी तो एनसीईआरटी प्लस जो स्टैंडर्ड सोर्सेज को मिलाकर आपको अपनी जर्नी चलानी होती है, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करना होता है। और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको लगातार छोटे करते रहना पड़ता होता है, क्योंकि जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, चाहे आप यूपीएससी का दें या पीसीएस का दें, वो लगातार 4 दिन चलता है, या फिर बीच में गैप सबको मिलते ही नहीं, या मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं। तो जी आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आपके नोट्स जो होने चाहिए एकदम क्रिस्प होने चाहिए, जिससे बिल्कुल। आप कुछ ही घंटों में एक ओवरव्यू ले लो कि आपको लिखने क्या वाले हो। वरना आप उतने थके रहते हो उस टाइम पे कि आप रिवाइज नहीं कर पाते हो, आपका पेपर खराब हो जाता है। जी, तो ये जो अभी लास्ट एग्जाम जो आपने दिया, आपने लास्ट ईयर भी यूबीपीसीएस क्लियर किया था और फिर आपने दिया एग्जाम, तो लास्ट ईयर जो आपका रैंक था और क्या मिला था आपको, और इस बार का, तो लास्ट एक साल में क्या रहा है प्रोसेस, कैसे आपने इसको फिर फर्दर किया। सर 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ था एज अ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। जी मैं अभी अलीगढ़ में पोस्टेड हूँ, जिला देख रहा हूँ। और अब मेरा सिलेक्शन एसडीएम पे हुआ है, तो निश्चित तौर पे कुछ कमियां रही होंगी, जो कि बहुत हाई रैंक नहीं आ पाई थी। हाँ, जी भले ही उस रैंक में मेरा नाम आई थी, पर मैं अभी भी चाह रहा था कि मुझे और अच्छी पोस्ट मिले। तो जी कुछ कमियां मुझे ऐसे लगी, जैसे कि आंसर राइटिंग में थोड़ी सी क्वालिटी इन्रिचमेंट और की जा सकती थी। डायग्राम्स, फिगर, डेटा, ये सब, और सेक्शनल मैप्स, इन सबको और डाल के हम आंसर को और इनहेंस कर सकते थे। तो मुझे राइट लगता है कि मैंने इस पे काफी काम किया है। बाकी आप तो जानते हैं कि जो एग्जामिनर होता है वो कॉपी को स्कैन करता है, वो पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ता है। तो जी आपको आप वन गो में आपको कॉपी को सुंदर और अच्छा दिखाना होता है कि इस बच्चे को आंसर अच्छे से आता है। तो उस प्रेजेंटेबल कॉपी बनाने की कोशिश की मैंने काफी, साथ में काफी जो आपने बताया कि फिगर्स डेटा डालने की कोशिश की। राइट तो इस वजह से मुझे लगता है मेरे मार्क्स काफी इंप्रूव हुए इस बार। राइट। और आपका जीएस और ऑप्शनल के मार्क्स जो थे वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी रहा जैसा कि आपने पहले भी बताया था, और थोड़ा सा उस पर लाइट करिए कि कैसे आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी की, जीएस की तैयारी की, उन चीज़ों को थोड़ा और बताइए। सर मैंने वैसे कोचिंग नहीं की थी, मैं दिल्ली में रहता था। मैंने कुछ दोस्तों से खुद एडवाइस लेके जी और उनकी गाइडेंस के आधार पर सेल्फ स्टडी की थी। और कई यूट्यूब चैनल्स का सहारा लिया था। मैंने आपका द जियो जियो इकोलॉजिस्ट चैनल से देखा था, उससे मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर किया था। और बाकी जो जीएस का सिलेबस भी होता है, मैंने आपके जियो इकोलॉजिस्ट चैनल से ही कवर किया था। जी बाकी डिफरेंट सोर्सेस से डिफरेंट सब्जेक्ट कवर करके मैंने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए थे। और ऐसे मैंने एक सेल्फ प्रिपरेशन कह सकते हैं की थी। उन्हीं बार मैंने कई बार गलतियां भी की, उन्हीं गलतियों से सीखा भी, गिरा भी, उठा भी। तो ऐसे करते करते जर्नी चलती गई, और 3-4 साल में सिलेक्शन हो गया। राइट राइट, ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने सेल्फ स्टडी के थ्रू की। काफी लोग जो है एक ये भी साथ में मिथ होता है मार्केट में कि XYZ कोचिंग में ही जाएंगे या दिल्ली जाके पढ़ेंगे किसी कोचिंग में तभी होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने शब्दों में, जो हमारे रूरल सेंटर्स, रीजनल सेंटर्स से बच्चे आते हैं, यूपी बिहार और भी जो क्षेत्र हैं जहां से काफी बच्चे एस्पायर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए, उनके लिए भी आप ये मैसेज दे दीजिए कि सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है, ओपन सोर्सेज से भी किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी ब्रांडेड कोचिंग में ही एडमिशन लेंगे तो सिलेक्शन होगा। इन बातों को भी आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। ओके। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या एस्पिरेंट मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली ले रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहे हैं कि आपको आईएएस या आईपीएस या जो भी आप बनना चाहते हो आप, वो आप बन सकते हो। उसके लिए आपको लाखों लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, आप बेसिक से स्टार्ट करते हो। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी उठा के पहले आपको बेसिक खत्म करना है,
फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक उठा के आपको इक्वालिटी तक लेके जाना है अपने आंसर्स को, अपनी नॉलेज को। और उसके बाद आप चाहे अपने फ्रेंड्स की या फिर यूट्यूब वीडियोस की या फिर जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फ्री अवेलेबल है उनकी हेल्प लेकर, क्योंकि इस समय मार्केट में ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हर इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पैसे वाला है उन्हीं के पास इंफॉर्मेशन आ पाएगी। आप उसको इजिली एक्सेस कर सकते हो अगर आपके पास वो स्किल है एक्सेस करने की। इसमें सबके पास एक स्मार्टफोन तो होता ही है और इंटरनेट कनेक्शन भी होता है। तो आप उसको इजिली एक्सेस कर सकते हो, बस आपके अंदर वो विल पावर होना चाहिए कि मैं इसको ढूंढ लूंगा या मैं कर लूंगा। वो जब तक अंदर आपके अंदर आ जाएगी तो आप इजिली बिना किसी सपोर्ट के आराम से उसको कर सकते हो। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको टाइम टू टाइम किसी की ना किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो वो आप किसी ऑफिसर या मुझसे या सर से पर्सनली डिस्कस करके एक गाइडेंस ले सकते हो कि सर मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। तो और उस गाइडेंस के आधार पे आप बिना किसी कोचिंग के भी एग्जाम निकाल सकते हैं। जी। सो मनोज, लास्ट सेगमेंट में, लास्ट एंड ऑफ द इंटरव्यू में जनरली मैं बात करना चाहता हूँ कि थोड़े से जो ये मोटिवेशन या लैक ऑफ मोटिवेशन होती है या फियर ऑफ रिजल्ट होता है, इन सब चीजों से टैकल करने के लिए आपने क्या किया ये बताइए, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि इसका कोई एक तरीका नहीं है। तो आपको भी ये कभी फियर ऑफ रिजल्ट्स होता होगा, एनजाइटी होती होगी, एग्जाम से पहले टेंशन होता होगा, हाउ डिड यू गो थ्रू ऑल दीज प्रोसेसेस? तो इसका क्या तरीका आपने अपनाया अपने लिए? हमें लगता है कि एग्जाम काफी लंबा है और आप इसको तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा नहीं कर सकते हो कि मैंने एक साल तैयारी की और मुझे कल ही रिजल्ट चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप अपना बेस्ट दीजिए। आप जिस भी एग्जाम में जा रहे हो, आप यूपीएससी दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, आप हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। अगर आंसर राइटिंग कर रहे हो तो कॉपी पूरी भर के आइए विद कंटेंट। वो नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप अपना बेस्ट दे के आइए। फिर इंप्रूव करिए, फिर से बेस्ट दे के आइए। क्योंकि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं, कॉपी कैसे चेक हो रही है, कहाँ चेक हो रही है, वो अब चीजें आपके हाथ में नहीं है। कट ऑफ कितना जा रहा है, ये सब आउट ऑफ कंट्रोल है। आपका काम है कि अपनी चीजों को एनालाइज करना, अपनी गलतियों को देखना कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, और एक एक गलती को सुधारने का प्रयास करते रहना। और ऐसे अगर आप करते रहोगे, आप शुरुआत में जरूर गिरोगे, परेशान होगे, पर एक टाइम बाद आपको लगेगा कि हाँ मैंने काफी इंप्रूव कर लिया। और आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं अगर करता रहूंगा तो आपको जरूर एक दिन सफल हो जाऊंगा। और अपने अंदर वो परसिवरेंस आपको बना के रखनी होगी। यही एक काइंड ऑफ मोटिवेशन रही मेरे लिए। एंड ऑब्वियसली द लास्ट क्वेश्चन, आपने मुझे कैसे डिस्कवर किया, मैं आपको कैसे मिला? हाँ सर। सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सेल्फ स्टडी करता था, तो मुझे ज्योग्राफी, मैं सर कॉलेज से निकला था तो मैंने ज्योग्राफी ऐसे ही उठा लिया एज अ ऑप्शनल। मैं इतना कुछ सोचा नहीं था। मुझे ज्योग्राफी एज सब्जेक्ट पसंद था काफी बचपन से ही। पर जी। ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, ये मुझे इतना मालूम नहीं था, तो मैंने ले लिया एज ए इंटरेस्ट सब्जेक्ट। पर क्योंकि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, वो आप नहीं जान पाते हो बिना से अच्छे गाइड के या टीचर के। तो बिल्कुल। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कई जगह पे, तो मुझे आपका वीडियोस मिले जियो इकोलॉजिस्ट चैनल पे, तो मुझे इनकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी। फिर एक जी। के बाद एक मैं वीडियोस देखता गया, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता गया, और मैं आपका रेगुलर एक व्यूअर बन गया। तो इसी तरह मैंने आपको सर देखा। और सर आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपने जो वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पे, उससे मुझ जैसे एस्पिरेंट्स को काफी हेल्प मिली है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जब मैंने ये शुरू किया था तो मुझे ये नहीं पता था कि इसको कैसे लोग देखेंगे या कैसे लिया जाएगा, क्योंकि इतने भरे हुए हैं यूट्यूब पे चैनल्स और सब। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब मेरे भी वीडियोस को देख के या मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों का एंड, ये मीन्स और एंड हम बोलते हैं ना, जो एक फिलॉसफी है कि मीन्स क्या है किसी चीज़ का और एंड क्या है। तो बहुत खुशी होती है जी जब आपको ये आपका सक्सेस जो है वो एक्चुअली हमारा सक्सेस है। दिस इज व्हाट वी ऑलवेज बिलीव। और कोशिश कर रहे हैं कि और भी ऐसे टॉपिक्स को ज्योग्राफी में हम वीडियोस के माध्यम से लेके आए जिस पे वीडियोस नहीं के बराबर हैं। अभी ऐसे बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी में जिस पे कहीं भी खोजने से आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी या मटेरियल मिलने का अभाव रहता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि समय निकालूं अपने पेड क्लासेस जो है मेरी वेबसाइट पे जो है क्लासेस geoecologist.com पे, और जो मैं लाइव क्लासेस पढ़ाता हूँ उनके अलावा यूट्यूब के लिए मैं थोड़ा अलग से समय निकालने की कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट उन बच्चों तक पहुंचूं जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है, ये वो किसी कोचिंग नहीं जा सकते। तो यूट्यूब कम से कम उनको इतना तो जरूर सहारा दे देगा कि वो खुद से उठ खड़े होंगे और वो कर लेंगे। सो थ्रू यू आई रियली फील मोटिवेटेड कि और अच्छा करूंगा मैं यूट्यूब चैनल पे, ताकि और ज्यादा बच्चे जो हैं फ्यूचर में निकलें, जैसे कि यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं, पीसीएस एग्जाम देते हैं, यूपीएससी एग्जाम देते हैं। तो जहां जहां ज्योग्राफी है वहां वहां कोशिश हो कि एक हेल्पिंग हैंड क्रिएट किया जाए। तो यही मेरी कोशिश है, और बाकी आप और कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से तो प्लीज। सर लास्ट में आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने एक चांस दिया मुझे कि चैनल के माध्यम से अपने थॉट्स को मैं
जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं बच्चे, उनको बड़ी आशा होती है कि मैं भी एक दिन अधिकारी बनूंगा या मैं भी ये जॉब को प्राप्त करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मेरी बात से कोई एक बच्चा भी इंस्पायर हो गया या उसको कोई सही राह मिल गई, तो जी। उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे मैं अपनी थॉट को कन्वे कर सकता हूँ एक बड़े मास की ओर। तो उसके जी। लास्ट में थैंक यू सर। एंड ऑल द बेस्ट विशेस। और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ने वाली हैं। तो अब जब आप यस। नए एसडीएम बन के पोस्टेड होंगे जहां पे भी होंगे, तो हम हमें अपडेट कीजिएगा। और हो सकता है कभी यस हमारे ही चैनल के व्यूअर आपसे आपके डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएं कुछ गाइडेंस के लिए, तो उन्हें जरूर गाइड कीजिएगा। तो मैं आशा बिल्कुल करता हूँ सर। कि ये सारी चीजें आप करते रहेंगे और मोटिवेट करते रहेंगे, और जिस भी फील्ड में जहां भी आप काम करने अभी जाएंगे, वहां पे जो सपना आपने देखा था, जो बदलाव लाने का, जो अच्छा करने का, डेवलपमेंट में पार्टिसिपेटरी होने का, वो सारे प्रोसेस को आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और बेहतर तरीके से निभाएंगे। तो थैंक यू सो मच मनोज फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू सर। इन फ्यूचर विल मीट अगेन, एंड ऑल द बेस्ट विशेस।